अगर हम लोग को बच्चों को सुरक्षित रखना है, समाज को मजबूत करना है, देश को आगे ले जाना है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और पॉक्सो एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि उस अपने बच्चे की ग्रोथ रुकवा दें सिर्फ समाज के या परिवार के या रिश्तेदार के नाम को छुपाने के लिए या अपनी झूठी आबरू को। बच्चे सेक्सुअली अब्यूज्ड हैं इंडिया में 53%। इस 53% में 57% लड़के हैं। लड़कों की सेक्सुअल अब्यूज़ लड़कियों से ज़्यादा होती है। बच्चों को निजी अंगों के बारे में पता है। बच्चों के निजी अंग क्या होते हैं? बच्चों के ओट, बच्चों का छाती का हिस्सा, बच्चों के टांगों के बीच का सामने का हिस्सा, बच्चों की टांगों के बीच का पीछे का हिस्सा, ये ज़रूर बच्चों को बताएं। निजी अंग के नियम बताएं बच्चों को। ना तो किसी को निजी अंग अपने देखने दे बच्चा, ना ही बच्चा किसी को निजी अंग देखे। ना तो बच्चा अपने निजी अंग किसी को छूने दे, ना किसी के निजी अंग वो छुए। निजी अंग की सफाई रखना ज़रूरी है, लेकिन वो हर कोई उसे नहीं सिखाएगा। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि आज मेरे साथ में है समाधान अभियान एनजीओ की फाउंडर अर्चना अग्निहोत्री जी। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक है कि आपने किस तरीके से ये जो एनजीओ की जो फाउंडर है और आप इतना अच्छा काम कर रही हो, तो शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप अपनी स्टार्टिंग जर्नी बताइए स्कूल टाइम से। स्कूल टाइम से मेरे डैडी वेटनरी डॉक्टर थे और मैं यूपी से हूँ। मेरे डैडी बहुत ईमानदार थे। ये बताना बहुत गर्व की बात इसलिए है कि हम उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का बहुत बुरा हाल था। वहाँ पे एक ईमानदार अधिकारी रह नहीं सकता था। तो हम लोग के 6-6 महीने पे 3-3 महीने पे डैडी के ट्रांसफ़र होते थे। किस विभाग में थे वो? वेटनरी डिपार्टमेंट में, पशुपालन विभाग में वो डॉक्टर थे। और उसकी वजह से हम लोग की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती थी। हम लोग 4 भाई बहन थे। फिर एक बहन को हम लोग की नानी जी ने पाला, क्योंकि डैडी के पास इतना नहीं था कि वो हम सबको देख पाते। इस तरह से करके हम लोगों ने पढ़ाई करी थी। बचपन में भी हम लोग के पास कपड़े भी बहुत कम होते थे। तो हम लोग के डैडी को पता था कि बाहर निकलते तो सबके पास सब कुछ होता, हम लोग के पास नहीं है, तो बच्चों के मन में कुछ आ ना जाए। तो उन्होंने हम लोग को बचपन से सिखाया कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कपड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थिंकिंग तुम्हारी ऊँची होनी चाहिए। तो वो हम लोग को बचपन में था। तो हम लोग को कभी फील नहीं हुआ कि हम लोग के पास कपड़े नहीं हैं। और ऊपर से ये और सिखा दिया गया था, जो ज़्यादा कपड़े बड़े पहनते थे, फैशन वैशन करते थे, अरे वो सब बेकार है। पढ़ाई में देखो कौन अच्छा, तुम अच्छी हो ना, वो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई साथ रहेगी। ये सब चीज़ें हम लोग के दिमाग में बचपन से डाल दी गई थी। और वो ईमानदार थे, तो ये हम लोग के पास अपने आप आ गया था कि ईमानदार होने से स्ट्रांग हो जाता है आदमी, क्योंकि हम लोग देखते थे कि डैडी किसी से डरते नहीं थे। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी थी। वो अब जब हिसाब लगाते कि ये सब चीज़ें हमें ऐड होती चली गई हमारे साथ। फिर हम लोगों ने पढ़ाई करी। पढ़ाई करके इस मामले में माँ बाप बड़े मज़ेदार होते हैं। मैं जब पढ़ रही थी तो मैं एमएससी कर रही थी, क्योंकि मुझे आईएएस बनना था। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम आईएएस बन जाना। लेकिन पढ़ाई करते करते उनको सही लड़का मिल गया तो उन्होंने शादी कर दी। उन्होंने कहा लड़कियों के साथ यही होता है। अब जो है तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी मदद करेंगे। फिर खैर कोई बात नहीं, बट ये है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। अब दुर्भाग्य से है नहीं, 2011 में हम लोगों ने उन्हें खो दिया। वो आईआईटी खड़गपुर से थे और अमेरिका में हम फिर शादी के बाद चले गए थे। और अमेरिका में हमने वहाँ पे हम एमएससी करके गए थे इंडिया से, एमएससी बॉटनी से करके। और हमने वहाँ यूएसए में जाके कहा हमें नौकरी करनी है। तो पहली बात तो काफ़ी सक्षम थे। और शादी भी हमने ये शर्त पे की थी कि हम दहेज नहीं लेने देंगे। तो जिनसे शादी तय हुई तो उनसे हमने कहा कि अगर दहेज लिया आपने, और मम्मी डैडी को भी धमकी दे दी हमने कि अगर आप लोगों ने दहेज दिया और अगर मुझे पता चल गया, क्योंकि माँ बाप छुपा के काम करते ही, पता चल गया था हमको, तो हम जो है पैरों पर से उठ जाएंगे, आप लोग को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बेचारे डर गए थे। और हस्बैंड को भी हमने कहा, हस्बैंड भगवान की तरह से बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने मतलब दहेज भी नहीं लिया। हालांकि ये बात बहुत अच्छी नहीं लगती कहने पर, मतलब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्राउड वाली बात है। क्योंकि आज की अगर टाइम पे देख के तो दहेज तो बहुत ज़्यादा लेती है। हाँ। तो उस जमाने में मतलब इस पॉजिटिव, हाँ उस जमाने में तो बगैर दहेज के शादी होती ही नहीं थी। करेक्ट। और हमने ये कहा था मम्मी डैडी से कि जब आपने हमको पढ़ा लिखा के मजबूत कर दिया है, फिर अगर आपको दहेज देना पड़ रहा है तो ये मेरे लिए शर्म की बात है
और आपके लिए तो गलत है ही कि आपको ये साथ ही नहीं देना चाहिए, आप तो बड़े ईमानदार हो, फिर क्यों ऐसे करोगे। पर उनका ये कहना था कि नहीं, सबसे बड़ी लड़की हूँ घर की, तो तुम्हारी शादी अगर नहीं होगी तो बाकी के भाई बहनों का क्या होगा। फिर अमेरिका में शिफ्ट हो गए, फिर अमेरिका में जर्नी कैसे? हाँ, अमेरिका में मैंने हस्बैंड से कहा कि मैं नौकरी करूँगी, तो उन्होंने कहा नौकरी की क्या ज़रूरत है। तो हमने कहा भाई हम पढ़ लिख लिए, अब हम घर पे कैसे बैठ सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा। तो पर अमेरिका में उस टाइम कंप्यूटर्स आ गए थे, और हम लोग को यहाँ पे कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर हम लोगों ने देखा था, उसको हम लोग टाइपिंग मशीन समझते थे उस ज़माने में, कि टाइपिस्ट टाइपिंग करता है शायद, ऐसी दिखती थी हम लोगों को। तो हमने अपने हस्बैंड से कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए गए तो ऑब्वियसली फेल होना था, क्योंकि कंप्यूटर, उन्होंने पूछा कंप्यूटर जानते हैं, हमने कहा बिल्कुल जानते हैं। कि सॉफ्टवेयर के नाम लिया, वो सॉफ्टवेयर का एस नहीं पता था हमको, तो हम आगे रिजेक्ट हो के पहली बार। तो हमें बड़ी शर्म आई कि मतलब पढ़ाई लिखाई बेकार है हमारी। फिर हमारे हस्बैंड ने हमने बात कही, तो उन्होंने कहा देखो यहाँ कंप्यूटर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तुमने कहा मुझे भी कंप्यूटर सीखना है। तो फिर उन्होंने, वो आर्किटेक्ट थे मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने खैर अपने फ्रेंड्स वगैरह से पता किया, तब पता चला कि कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया हमने। वहाँ पे कम्युनिटी कॉलेज होते हैं, वहाँ पे थोड़ा कम फीस पे हो जाता है एडमिशन, तो एडमिशन हमारे हस्बैंड ने करवा दिया। और हमने पहली क्लास में गए सी लैंग्वेज की क्लास, पहली क्लास वही ज्वाइन करी हमने, क्योंकि मॉड्यूलर होता है, आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए तो आपका वो पूरा पैकेज कंप्लीट हो जाएगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर योर डिग्री। ये होता है तरीका वहाँ पे। यहाँ पे इंडिया में भी ये सिस्टम शायद कम आया है, पर वहाँ पे यही चलता है। तो सी लैंग्वेज एक सेकेंड लेवल की लैंग्वेज, उसके पहले बेसिक होना ज़रूरी है। पता नहीं मुझे एडमिशन कैसे मिल गया, ये तो मुझे खुद ताज्जुब है। खैर सी लैंग्वेज हुई, ले लिया हमने एडमिशन। अच्छा, वो लैंग्वेज जब मैंने, मतलब हम लोग के पहले 2-3 दिन क्लास, पहले दिन 65 स्टूडेंट्स थे उस क्लास में, दूसरे दिन 40 रह गए, आखिर में आते थे 20 बच्चे। बहुत टफ होती है, और अकेली इकलौती हिंदुस्तानी और औरत मैं बची, बाकी सब जो है गोरे लड़के थे। खैर वो सी, लेकिन हमको सी बहुत अच्छी लगी। हमने हस्बैंड से आके घर पे कहा, हमने कहा यार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो संस्कृत में मैं बहुत अच्छी थी इंडिया में, कि मैंने जो संस्कृत की मेरी नॉलेज है उसकी वजह से मैं ये लैंग्वेज अच्छी तरह से कर पा रही हूँ। फिर क्या रेस्ट इज द जर्नी, फिर वहाँ पे जॉब लग गई कंप्यूटर करते, पढ़ाई करते करते ही। फिर हम लोग ये सोचा करते थे कि हम लोगों के देश में भी यही 2 हाथ पैर के लोग हैं जैसे अमेरिका में है। फिर अमेरिका में क्यों इतनी सुख सुविधा है, लेकिन क्योंकि अगर आप देखिए हमारे देश में, भारतवर्ष में नेचुरल रिसोर्सेज टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है अपना देश। क्लाइमेट बेस्ट है इंडिया की, सब लोग मतलब इसकी वाहवाही करते हैं इस बात के लिए। यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा, तो वो ह्यूमन रिसोर्स भी तो है, तो वो अपने में इटसेल्फ इज़ नॉट दैट बिग ऑफ ए प्रॉब्लम एज, मतलब कि अगर उसको ठीक से आप वो कर ले, मैनेज कर पाए, तो देखा जाए तो अपने देश में कमी कोई नहीं है नेचुरल तरीके से। तो हम लोग को ये लगता था जब नेचुरल तरीके से हमारे देश में कोई कमी नहीं, तो हमारा देश उस टाइम पे, हम बता रहे हैं 90s, लेट 90s की बात, अर्ली मतलब 90s की, मिडिल 90s की, उस ज़माने में हमको ये लगता था कि हमारा देश जो ग्लोबल ग्रोथ इंडेक्स होता है उसमें नीचे क्यों होता है, बिल्कुल नीचे से शुरू होते थे नंबर इसके हर चीज़ में। तो बहुत दुख होता था, बुरा भी लगता था। और सभी जगह सब तरह के लोग होते हैं, आपको वो अपमानित भी करते हैं कि आप उस देश के वगैरह करके, तो बुरा भी लगता है। तो हमारे हस्बैंड ने सोचा था कि ये गलत है, ऐसे होना नहीं चाहिए, हमारे देश में भी कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। ये हम लोग को कॉन्फिडेंस था, पता नहीं क्यों। तो हम लोग ये सोचा, डिस्कस किया करते थे आपस में। फिर हम लोगों ने 2000 में करीब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग को वापस इंडिया आ जाना चाहिए। हमारा बेटा था 5 साल का तब। और अचानक से इंडिया आने का था? हाँ, अचानक से इंडिया आने का एक्चुअली ऐसा है, हमारे ससुर भी फ्रीडम फाइटर थे और वो थे कम्युनिस्ट। इंडिया का जो पहला चक्का जाम हुआ उसके वो मास्टरमाइंड थे। तो जवाहरलाल नेहरू की ब्लैक लिस्ट में थे वो, तो इसकी वजह से उनका पासपोर्ट वगैरह सब बैन था कहीं जाना उनको। तो हम लोग उनको अमेरिका ले जाना चाहते थे तो वो आ नहीं सकते थे, प्लस वो भी नहीं चाहते थे कि हम लोग भी अमेरिका रहें, क्योंकि वो कम्युनिस्ट अमेरिका को अच्छा नहीं समझते हैं। तो वो हम लोगों से कहते थे, तो हम लोगों ने तय कर ही रखा था कि हम लोग वापस आएंगे। तो हम लोग डिस्कस तो करते ही थे, लेकिन जब ये सब चीज़ें और कंपेयर की ना कि वजह क्या, हम लोग को रीज़न पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों करेंगे ये काम। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो उस स्टडी में ये सब चीज़ें निकल के आ रही थी कि इस तरीके से हमारा देश है, हमारे देश में कमी नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे ससुर की भी डेथ हो गई उसी टाइम पे। तो फिर उनका अब हम लोग को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अब मतलब कि सास ने आने को मना कर दिया।
सास ने कहा कि भाई हम नहीं आएंगे, हम मतलब हस्बैंड मतलब ससुर नहीं गए तो सास क्यों जाती। तो फिर हम लोगों ने 1 साल बाद जब बरसी हुई तो फिर हम लोग वापस आ गए थे। लेकिन हम लोग की स्टडी पहले से चली थी, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ खलती थी कि हमारा देश पीछे क्यों है। अब तो खैर मतलब कहना नहीं चाहिए मोदी गवर्नमेंट को, हम तो मोदी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। देश को जिस लेवल पे पहुंचा दिया है उन्होंने, अगर हम लोग शायद उस समय पे मोदी जी के टाइम पे वहाँ होते तो शायद वापस नहीं आते। तो मोदी जी का धन्यवाद इसलिए कि अब उन्होंने हम लोगों के लिए कर दिया, देश के लिए इतना कि देशवासी नहीं पड़ेगा। अब वो नहीं सुनना पड़ता है। पहले नहीं तो लोग कह देते थे कि वाई डोंट यू गो बैक टू योर कंट्री, तो हम भी उनको सुना देते थे, क्योंकि अमेरिका में पता सारे माइग्रेंट्स हैं, वहाँ तो बेसी माइग्रेशन से है, वहाँ के तो रेड इंडियंस होते थे बेसिकली। तो हम कहते हैं यू गो बैक फर्स्ट बिकॉज यू केम बिफोर मी, सो यू हैव टू गो बैक फर्स्ट। तो वो हम सुना देते थे, लेकिन हाँ लोगों के मन में ये था, हाँ, लेकिन अपने को तो बुरा लगता था। तो हम लोग इंडिया के जब हम लोगों ने स्टडी किया तो ये पाया कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ इंडिया में आई थिंक इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ विच इज़ स्टॉपिंग अवर प्रोग्रेस। अच्छा, कोई भी टॉपिक जो विषय होता है उसकी जागरूकता अगर हो जाए तो वो समस्या कम होती है। तो ये सब स्टडी करके हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इसके बारे में जागरूकता करेंगे। जागरूकता करने का भी बहुत मज़ेदार किस्सा है, आपको अगर आप पे टाइम हो तो भी बताते हैं। बताइए। तो जागरूकता में ये हुआ कि हम लोगों ने एक MCD स्कूल को चुना और हम लोगों ने उनसे कहा कि हम लोग वर्कशॉप करने आएंगे, अवेयरनेस करनी है पॉक्सो के बारे में। तो पॉक्सो मतलब लोगों को पता ही था, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो टीचर्स के लिए वर्कशॉप करी हम लोगों ने, उनको बहुत पसंद आई। क्या बच्चों के लिए कर दीजिए? हमने कहा नहीं, बच्चों की नहीं, पहले पेरेंट्स की करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर पेरेंट्स को नहीं पता है इसके बारे में तो बच्चों को अगर हम बताएंगे और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ वर्ड बोल दिया, कुछ भूल के सिर्फ सेक्स बोल के छोड़ गए, तो पेरेंट्स हमको डंडे मारने आ जाएंगे कि आपने क्या सिखा दिया बच्चे को। तो इसलिए पहले पेरेंट्स को सिखाना। तो उन्होंने कहा कि देखिए पेरेंट्स सब गरीब हैं हमारे यहाँ पे, डेली वेजेस ज़्यादा हैं इसमें से, तो इनको अगर आप सिखाएंगी तो सिखाना चाहेंगी अच्छी बात है, लेकिन वो आएंगे नहीं। हमने पूछा क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। तो हमने कहा स्कूल आते हैं वो? क्या हाँ, महीने में एक दिन कुछ पैसे वैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, तो उसके लिए आते हैं। तो हमने कहा वो तो फिक्स टाइम रखा होगा आपने? क्या हाँ, फिक्स टाइम पे फिक्स डे पे आते हैं। तो हमने कहा ठीक है, उसी दिन हम लोग उन पेरेंट्स से बात करेंगे। तो कहने लगी मैडम वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकते हैं। हमने कहा ठीक है, 15 मिनट आप हमको दे सकती हैं? कि हाँ, 15 मिनट हम लोग हिम्मत करके उनको रोक सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है। जब हम लोगों ने अवेयरनेस का सेशन शुरू किया, उनसे बताया सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है, बच्चों को क्यों बचाना चाहिए सब, आपको विश्वास नहीं होगा 2.5 घंटे वो सेशन चला है हम लोग का। 2.5 घंटे में हम लोग का सारा पिटारा ख़त्म हो गया था और वो लोग नहीं हिल रहे थे। फिर हम लोग को कहना पड़ा कि अब मतलब आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो बताइएगा, हम लोग दोबारा मिलेंगे करके। और जो सबसे जो अलार्मिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब कहते हैं ना लाइफ चेंजिंग मेरे लिए जो एक्सपीरियंस था, वहाँ पे पेरेंट्स में माँ और बाप दोनों ही बैठे थे, किसी के माँ किसी के बाप किसी के दोनों। 4-5 पेरेंट्स, उसमें जेंट्स भी थे लेडीज भी, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैडम आपने जो बताया है हम सब ने झेला है, हम लोग को पता नहीं था कि ये चीज़ गलत है। हाँ, अभी तक हॉन्ट करती है, अभी तक उसकी यादें आती हैं तो तकलीफ़ होती है सोच के, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतना नुकसानदायक है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को वो हादसा से गुजरना पड़े। आप प्लीज़ हमारे बच्चों को ज़रूर सिखाइए इसके बारे में। उस दिन पहली बार लगा कि चाहे माँ बाप गरीब हो चाहे अमीर हो, बच्चे के लिए दर्द उनके मन में बराबर होता है और हर माँ बाप अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहता है। और उस दिन से हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसके मतलब हम लोग को इस पर काम करना ही चाहिए। और वहाँ से शुरुआत हुई हम लोगों की वर्कशॉप करने की। तो कैसे क्या मतलब स्टाफ आया और कैसे क्या मतलब चीज़ें हुई? हाँ, शुरू में हम थे और हमारी ही कज़िन है, अभी भी वो हमारी NGO में हिस्सा है, हमारी डायरेक्टर है वो। तो हम दोनों अपनी स्टैंडी लेके, स्टैंडी भी उस टाइम पे नहीं थी हम लोग के पास, एक छोटा सा बैनर बनवा लिया था क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते थे हम लोग, अपने ही खर्चे से कर रहे थे काम, और मेरे हस्बैंड भी तब तक नहीं रहे थे। तो हम लोग जो है स्कूलों में जाते थे। ये NGO का काम आपने अपने हस्बैंड के चले जाने के बाद शुरू किया है, क्योंकि उस टाइम तक तो हम लोग बस ये स्टडी करके रिसर्च ही कर रहे थे। तो जब हम लोग शुरू में स्कूल में जाते थे तो प्रिंसिपल भी हम लोग को घुसने नहीं देती थी, बड़ी मुश्किल से किसी से जैसे ना जुगाड़ ऐसी लगा के 1-2 प्रिंसिपल से, क्योंकि जैसे हमारे घर के पास में एक स्कूल था प्राइमरी का, उनकी हम पहले भी मदद कर चुके थे। जब हस्बैंड के टाइम पे वहाँ पे ट्रक्स लगते थे और बच्चे गायब होते रहते थे,
फिर मैं पुलिस कमिश्नर के पास गई, उन ट्रक्स को वहाँ से हटवाया। जब से ट्रक हटवाया तो बच्चे गायब होना बंद हो गए। तो वो स्कूल हमको मानता था कि मतलब हम लोगों ने उनके लिए, क्योंकि टीचर्स भी डरती थी वहाँ पे, जो ट्रक वाले थे ना वो गंदे हरकतें भी करते थे, ट्रक के पीछे खड़े हो जाते थे, उधर से टीचर आ रही तो गंदी संदी काम हरकतें करते थे। तो वो लोग बहुत खुश थे हमसे। तो उनसे ही हमने कहा कि हम आपके यहाँ वर्कशॉप करने आ रहे हैं। तो उन्होंने हम लोग को दी परमिशन। फिर उन्होंने अपने 2-3 दोस्त जो प्रिंसिपल थे, हमने कहा 2-3 और जगह हम जाना चाहेंगे, तो वो एक दूसरे को दे के हमको, और उस तरह से फिर एक बार जब शुरू हो गया, जहाँ कहीं हम वर्कशॉप करके आते थे वो लोग इतना पसंद करते थे कि हम लोग दोबारा जाए। अब हम लोग 2 ही लोग थे, स्टाफ रखने के लिए इतने पैसे नहीं थे, किसी के पास फ़ंड लेने जाओ तो फ़ंड कोई देता नहीं था, क्योंकि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन मैम आज भी ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं, बहुत से ऐसे गांव और शहर है जहाँ पे लोग मतलब पेरेंट्स परिवार रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि पॉक्सो एक्ट होता क्या है। तो ये आप थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाइए, जिससे कि पेरेंट्स को और बच्चों को समझ में आए कि वो होता क्या है, क्योंकि नाम तो बहुत सुना है लेकिन ये चीज़ क्या है इसके बारे में नहीं है जानकारी। बहुत अच्छी बात करी आपने, क्योंकि मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, ज़्यादा जागरूकता फैलेगी इससे। पहली बात तो पॉक्सो एक्ट है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, बच्चों की जो सेक्सुअल अब्यूज़ होती है उसके बारे में है। एक्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है सेक्सुअल अब्यूज़ रोकना। सेक्सुअल अब्यूज़ रोकने के लिए माँ बाप को 2-3 बातें करनी चाहिए। एक तो बच्चों को सेफ्टी सर्कल बनाना सिखाएं। सेफ्टी सर्कल में बच्चों को सिखाएं कि जिस पे तुम्हें घर पे सबसे ज़्यादा भरोसा है और जो तुम्हारे निजी अंगों के नियम का ध्यान रखे, वो तुम्हारे लिए सुरक्षित है। उसी तरह स्कूल में भी ऐसा ही कोई होना चाहिए उनके पास, और वो एडल्ट होना चाहिए 18 साल से ज़्यादा, जिससे कि बच्चे की वो मदद कर पाए। एक तो सेफ्टी सर्कल बनाना सिखाएं। दूसरा, बच्चों को निजी अंगों के बारे में बताएं। बच्चों के निजी अंग क्या होते हैं, बच्चों के ओट, बच्चों का छाती का हिस्सा, बच्चों के टांगों के बीच का सामने का हिस्सा, बच्चों की टांगों के बीच का पीछे का हिस्सा, ये ज़रूर बच्चों को बताएं। निजी अंग के नियम बताएं बच्चों को। निजी अंग की सुरक्षा के नियम क्या होते हैं? पहला होता है, ना तो किसी को निजी अंग अपने देखने दे बच्चा, ना ही बच्चा किसी को निजी अंग देखे। दूसरा नियम होता है, ना तो बच्चा अपने निजी अंग किसी को छूने दे, ना किसी के निजी अंग वो छुए। तीसरा नियम होता है, निजी अंग की सफाई रखना ज़रूरी है, लेकिन वो हर कोई उसे नहीं सिखाएगा, उसे सिर्फ वो सेफ्टी सर्कल वाले लोग सिखाएंगे। चौथा नियम होता है कि निजी अंगों का नाम लेके ना किसी को चिढ़ाना, ना कोई आपके निजी अंगों के नाम लेके चिढ़ा सकता है। और पांचवा नियम सिखाइए कि निजी अंग जो है वो आपके लिए कभी समस्या हो सकती है, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर के पास अकेले नहीं जाना है, आपको अपने सुरक्षित घेरे के लोगों के साथ जरूर जाना है, और अकेले में डॉक्टर को नहीं दिखाना है। अक्सर मैम हॉस्पिटल में भी ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर होती है वो ही बच्चों के साथ में, बड़े लेडीजों के साथ में भी मतलब केसेस सेक्सुअल अब्यूज़ होती है। इसीलिए जो है बच्चा डॉक्टर के पास अकेले नहीं जाए, इस नियम से वो सुरक्षित हो जाएंगे। मैम इसका शिकार सिर्फ लड़कियां ही होती हैं या लड़के भी होते हैं? अच्छा, आपको एक डेटा बता दें, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक स्टडी करी थी ऑल ओवर इंडिया, और उसमें निकल के आया था कि 57% बच्चे सेक्सुअली अब्यूज्ड हैं इंडिया में। 53%। इस 53% में 57% लड़के हैं। लड़कों की सेक्सुअल अब्यूज़ लड़कियों से ज़्यादा होती है। ये इंडिया का डेटा है, और इसका भी अपना सामाजिक ढांचा ही इसका कारण है, जिसकी वजह से लड़कों के संग सेक्सुअल अब्यूज़ ज़्यादा होती है। ये सुनकर अजीब लगा कि मतलब लड़कों के साथ भी ये सारा सब कुछ लड़कों के संग ज़्यादा होती है। मैम सबसे ज़्यादा मतलब अभी तक जो आपके उसमें ज्वाइन किया है आपने, जब से लॉन्च किया है तब से सबसे ज़्यादा शिकायतें क्या आई हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो शिकायतें आती हैं वो शिकायतें आती हैं, अपराधी भी थोड़े चालाक होते हैं, तो वो बच्चे को पहले ग्रूम करते हैं। ग्रूम करने का उनका तरीका होता है बच्चे से नज़दीकी बनाना, चाहे उसको डरा के चाहे उसको लालच दे के। नज़दीकी बनाने के बाद वो बच्चे की टेस्ट करते हैं। बच्चे को टेस्ट करने के लिए, जैसे बच्चे के कोई भी निजी अंग को एकदम से छुआ बाई एक्सीडेंट करके, बच्चे को पता नहीं है एक तो निजी अंगों के बारे में तब तक ठीक से, और अगर पता भी है तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, कैजुअल रिएक्ट नहीं कर पाता। हाँ, उस टाइम पे अगर बच्चा नहीं कहना सीख जाए कि निजी अंग को कोई भी छुएगा अगर, या कोई भी नियम तोड़ेगा निजी अंग के, तो उसको नहीं बोलना है, तो उससे सेक्सुअल अब्यूज़ रुकेगी। एक बात। दूसरी बात यह है, हमारे पास जो शिकायतें आती हैं अधिकतर आती हैं, एक तो सब तरह की आती हैं, क्योंकि हम लोग एक NGO हैं तो हम लोग के पास CWC से शिकायतें ज़्यादा आती हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से। अक्सर उसमें ये हो गया था सेक्सुअल अब्यूज़ होते होते बच्चों को प्रेग्नेंट हो गए होते हैं, अक्सर वो शिकायतें ज़्यादा आती हैं।
लड़कों की शिकायतें बहुत कम आती, लेकिन आपको बता दें उन्होंने कैलाश सत्यार्थी जी ने एक स्टडी करी है 2020 में, उसमें नंबर हमको याद नहीं है अभी, परंतु बहुत बड़ा नंबर है बॉयज़ का सेक्सुअल अब्यूज़ जिनके संग हुई है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हुई है। रिपोर्ट हुई है 220 और 4 लाख के करीब डेटा है। 4 लाख लोगों की सेक्सुअल अब्यूज़ में से सिर्फ 220 लड़कों ने रिपोर्ट करवाया है। जैसे कि मैम अगर गाजियाबाद के अलावा भी आप कहीं भी हर जगह आप सपोर्ट करती हैं न्याय के लिए, तो अगर किसी के साथ भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे? कोई आपकी वेबसाइट वगैरह? हाँ, हमारी वेबसाइट है समाधानाभियान.org और हमारे 6 जगहों पे सेंटर भी हैं। एक है साहिबाबाद थाने में, एक है गोरखनाथ थाने में गोरखपुर में, एक है सुरसा थाना सुरसा कोतवाली में, एक है कछौना थाना में कछौना में है, एक है हरदोई की देहात कोतवाली में और एक है शाहजहानपुर में सदर कोतवाली में। तो इन जगहों पे हम लोगों के सेंटर है, वहाँ पे आप लोग ये लोग जा सकते हैं। कोई भी और CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ होती हैं, उनको अगर कंप्लेंट करते हैं इन शहरों में तो वो भी हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग उनके सपोर्ट पर्सन हैं उस शहर के, तो उस तरह से मदद कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि हम लोग अवेयरनेस करने जब जाते हैं तो हम लोग अपना नंबर दे के आते हैं। अब तक करीब 8 लाख लोगों के लिए हम लोग अवेयरनेस कर चुके हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो हम लोग एक अपना हेल्पलाइन नंबर देते हैं, उसमें भी हम लोग अपना नंबर देते हैं। और इसके अलावा हम लोगों का कॉन्टैक्ट स्कूल्स के पास भी हो जाता है उसकी वजह से, तो उसके थ्रू हम लोगों को संपर्क किया जा सकता है। मैम अक्सर ये भी देखा जाता है कि बहुत से पेरेंट्स लोग होते हैं वो सामने निकल कर आते हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी चुप बैठ जाते हैं कि बदनामी के कारण, कि समाज में हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? उन पेरेंट्स के लिए 2 बातें कहेंगे। पहली बात, वो जो बच्चा है वो एक जीवन है और उस बच्चे के संग जो हुआ है उसको अगर आपने दबाया तो वो बच्चे की पर्सनालिटी डैमेज करेगा, बच्चे की ग्रोथ रोकेगा। तो माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि उस अपने बच्चे की ग्रोथ रुकवा दें सिर्फ समाज के या परिवार के या रिश्तेदार के नाम को छुपाने के लिए, या अपनी झूठी आबरू को। ये बताइए आबरू होती क्या है? हम लोगों अपने मन में सिर्फ हमारे दिमाग में है ये बात। अगर आपको एक एग्जांपल दें, स्त्रीलिंग वर्ड सुना है आपने? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, कुछ नपुंसक लिंग होते हैं। एक तो आप अगर स्त्रीलिंग शब्द को हम, क्योंकि हम स्त्री हैं इसलिए स्त्रीलिंग शब्द उठा रहे हैं, स्त्री और लिंग का आप संधि विच्छेद करिए तो स्त्री और लिंग। हाँ, इतनी गंदी बात होती है। ये हम लोग की जो हॉ की भावना है ये ख़त्म करनी है। लेकिन स्त्रीलिंग को हम लोगों ने इतने कॉमन तरीके से बोलते हैं कि कभी सोचा ही नहीं कि ये वल्गर भी है। उसी तरीके से सेक्सुअल अब्यूज़ को सब माँ बाप को ये सोचना चाहिए, हमारे हाथ का एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे पैर का एक्सीडेंट हो जाता है, हम प्लास्टर लगाते हैं, सारी दुनिया देखने आती है, वो भी तो एक्सीडेंट है। सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है? वो भी एक्सीडेंट है। तो वो कैसे इतनी शर्म की बात होगी? वो भी तो हमारे शरीर के ही संग होता है। हम लोग को सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जब कोई भी जगह हमें तकलीफ़ हुई है तो हम सबका साथ लेते हैं, तो हमारे बच्चे के संग ये वाली जब हादसा हो रहा है तो इसमें क्यों नहीं साथ ले रहे हैं सबका? आप लोग बोल्ड होइए, हिम्मत करिए और इसके सोचने के तरीके को बदलिए। स्त्रीलिंग ये ध्यान रखिए, पुल्लिंग ये ध्यान रखिए। एक छोटा सा शब्द है लेकिन ये एक संदेश देता है कि हम लोग जो ऐसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। हम लोग को सिर्फ सोच बदलनी है या सोच को ठीक से रखना है, बस बदलनी भी नहीं है, वही सोच रखिए ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग है तो समाज में अपने पहले से हम लोगों ने कौन सा कुछ इसमें नया चीज़ डाली है? बस उतनी सी ज़रूरत है, छोटी सी ज़रूरत। मैम ये जो सोशल मीडिया और जो इंटरनेट है उसको आप ये सेक्सुअल के अकॉर्डिंग एक भावुक करना कितना मानती हो? मतलब कितना बढ़ावा दे रहा है ये सारी चीज़ें? इसका तो बहुत ज़्यादा सीरियस रिपरकशन हो रहे हैं। अगर आपको पता होगा, छोटे छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे के रेप कर रहे हैं और जब उनकी स्टडी की जाती है तो पता लगता है कि उन्होंने इंटरनेट पे देखा। ये इंटरनेट की एक्सेस बहुत बुरी तरीके से अवेलेबल है फ्रीली। उसके अलावा हम लोगों की सरकार हालांकि कानून बना रही है, लेकिन हमारे ख्याल से तो मोबाइल बिल्कुल बैन करना पड़ेगा बच्चों के लिए। अगर हम लोग को बच्चों को सुरक्षित रखना है, समाज को मजबूत करना है, देश को आगे ले जाना है, तो इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। मैम आप जैसे कि अभी आपसे कैमरे के पीछे जब आपसे मेरी बात हुई तो आप दिल्ली के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में बता रही थी हमें, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। जागरूकता पॉक्सो के बारे में, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और पॉक्सो एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुरू में जब हम लोग पुलिस के लिए भी ट्रेनिंग करते थे
तो वो भी कभी कभी उनको भी सेक्सुअल अब्यूज़ वाले एस्पेक्ट के बारे में नहीं पता होता था, क्योंकि हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने इस पर काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी स्टडी मटेरियल है हमारे पास, और जिसकी वजह से हम लोग जो भी कंटेंट करते हैं, अब तो मतलब हम लोग जब कांस्टेबल की वर्कशॉप करने जाते हैं, अभी करने गए थे हम लोग लास्ट ईयर मतलब अभी कुछ महीने पहले, तो जो है वहाँ पे जो कांस्टेबल्स थे इतने खुश हो गए, वो हमारे वॉलंटियर बन गए खुद। जबकि वो लोग, हमने कहा आप लोग इतने बिजी रहते हैं, आपको टाइम कहाँ से मिलेगा? कि मैम जितना भी टाइम मिलेगा आपकी एनजीओ के लिए हम लोग टाइम देंगे ज़रूर। क्योंकि उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी तरीके से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में और पॉक्सो एक्ट, क्या जब आप आई थी हॉल में, बहुत बड़ा सा हॉल में करवाते हैं हम लोग का सेशन, कि जब आप हॉल में आई थी तो हम लोगों का आदत है जैसे ही कोई एनजीओ आएगी सोने के लिए मिल जाएगा हमको, क्या लेकिन आपकी पहली एनजीओ है, हम लोग सोए भी नहीं है और हम लोगों ने सच में समझा चीज़ों को और बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया था। तो हम लोग कंटेंट को बहुत सिंपल तरीके से और काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च के संग देते हैं, जिससे कि किसी को हवा ना लगे कि नकली चीज़ें, अरे हाँ कौन सी बड़ी बात है, ऐसा नहीं, उनको सच में इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उनका टाइम वेल स्पेंड होता है हम लोग के साथ। मैम, जो कैमरे पर या टीवी पर जो भी आपको पेरेंट्स और बच्चे देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? दो चीज़ें और कहना चाहते हैं। आजकल हम बहुत ज़्यादा इस तरह के रील्स देख रहे हैं, बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ से बचाने के लिए कुछ, अब हम टीचर वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, कुछ एडल्ट्स या तो बच्चों के निजी अंग छू के बताते हैं या अपने निजी अंग छू के बताते हैं। प्लीज़ इस तरह के रील को कभी मत इनकरेज कीजिए और अपने बच्चों को तो बिल्कुल मत दिखाइए, ये बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसका ज़्यादा डिटेल अगर आप समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने निजी अंग को छू के दिखा रहे हैं तो आप ये समझिए कि बच्चे आप में और अब्यूज़र में फ़र्क नहीं समझ पाएगा। इससे ज़्यादा समझ आप पेरेंट्स को है कि उनको क्यों नहीं ऐसा करना है। उसी तरह से अगर बच्चे के आप निजी अंग छू के बता रहे हैं तो उस बच्चा जब कहीं बाहर निकलेगा लोग उसे देखेंगे, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें वो लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, ये सब करते हैं, उस बच्चे को भी लोग ज़्यादा चिढ़ाएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को उसको चिढ़ाने में इस बात के लिए मटेरियल मिले, तो वो बच्चा और ज़्यादा एम्बैरेस होगा और ये भी सेक्सुअल अब्यूज़ का ही हिस्सा हो जाएगा। तो कृपया आप लोग इस तरह की कोई चीज़ें इनकरेज मत होने दीजिएगा। अपने बच्चों को निजी अंगों के बारे में ज़रूर बताइए। बच्चों को ना कब कहना है, अगर आपके निजी अंगों के नियम कोई तोड़ रहा है उस टाइम कहिए कि बच्चों को ना कहना, और ना कह के आके बताना ज़रूर है, सिर्फ ना कह के नहीं रहना है बच्चे को, ये भी ज़रूर सिखाइए। साथ में बच्चों से रोज़ 2-3 बातें ज़रूर कीजिए। पहली बात, आज का दिन कैसा बीता, आज तुम्हें क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, ये भी ज़रूर पूछिए। इसी में से जिस दिन कभी कुछ होगा तो आपको, एक माँ बाप में इंस्टिंक्ट होती है जिसको कहते हैं सुपरमैन इंस्टिंक्ट, सुपर पावर इंस्टिंक्ट, जो कि एक माँ बाप में अपने आप आती कि बच्चे के संग कुछ होना है या होने वाला है, आपको फील हो जाता है और उसको आपको जो फील हो रहा है वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप बच्चे को ज़्यादा अच्छी तरह से सुरक्षित रख पाएंगे। जी मैम, नमस्कार। तो ये थी मेरे साथ समाधान अभियान एनजीओ की फाउंडर अर्चना जी, जिनको आपने सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद। थैंक यू।